आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, पर इकोनॉमिक्स टफ लगती है यार, इसमें इकोनॉमिक्स पूछी ही नहीं जाती है आपसे, इसमें इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो आपकी एक शास्त्र विद्या है। आपसे यहाँ पे आपकी खुद की कंट्री की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। इस अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस जो है ना बेसिक के थोड़े होते हैं, उसके बाद आपकी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में चल क्या रहा है उनसे पूछा जाता है, और किस तरीके से यहाँ पे पैसों की अर्थव्यवस्था चल रही है वो पूछा जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि भाई आपका जो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है, इसकी प्रीलिम्स में या फिर इसकी यूपीएससी में कितनी वेटेज है, ये 15% की वेटेज लेकर बैठा हुआ है। और अगर मैं पूछूं कि भाई आप लोगों से कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कम से कम ना 14 से लेके 20 क्वेश्चंस के बीच में इन एवरेज हर बार प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्री में 14 से 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बच्चे जो होते हैं ना हमेशा पॉइंट से, एवरेज पॉइंट से, 5-6 से, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग से ऐसे मार्क्स से रह जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप एक ऐसे सब्जेक्ट पे एज ले लेते हो जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में बैठते हो, इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है, इकोनॉमी अच्छे से आती है, आप वहां पे भी अपना मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू राउंड पे पहुंचते हो। जब आपको बेसिक्स ही क्लियर है, इंटरव्यू में भी कोई भी आपकी कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद आप जाके आईएएस ऑफिसर बनते हो, तो वहां पे भी जो आपकी यहाँ पे आपकी इकोनॉमी होगी, आपको उसको समझने में भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अब अगर बात करें हम इसकी मैथ्स की, यूपीएससी के एग्जाम को देने से पहले उसके मैथ्स को समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन टोटल कितने होते हैं भाई? 13 लाख से 14 लाख एस्पिरेंट जो होते हैं ना, कम से कम वो फॉर्म भरते हैं। और अगर मैं कहूँ वो प्रीलिम्स में कितने लोग बैठते हैं, वो 5 से 6 लाख ही बैठते हैं बस। देखो, प्रीलिम्स में 5 से 6 लाख ही बैठते हैं, मेंस में 14 से 15 हजार ही मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं बस। और अगर मैं कहूँ इंटरव्यू में सिर्फ 2 से 3 हजार लोगों का ही इंटरव्यू पॉसिबल हो पाता है, और सारे उस भीड़ से बाहर हो चुके होते हैं। वो वापस रिपीटेड साइकिल में आपको कंपटीशन बनके नई तरीके से आ रहे होते हैं। इंटरव्यू के बाद सीधा फाइनल लिस्ट में जो नाम बनाते हैं ना, वो 1000 से 1100 एस्पिरेंट्स की है। इसका मतलब जितने भी ये इंटरव्यू राउंड तक के बच गए, वो इतना हाई नेक कंपटीशन आपका क्रिएट करके बैठे हुए हैं। अब इसमें से मैं कहूं कि आईएएस ऑफिसर कौन बनता है? आईएएस ऑफिसर सिर्फ 100 जो रैंक होल्डर्स है ना, टॉप रैंक होल्डर्स, वही आईएएस ऑफिसर का टाइटल लेकर जाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप लोग यहाँ पे अपना लिस्ट में नाम बना पाओ, वो सिर्फ 0.2% है। और प्रोबेबिलिटी आईएएस ऑफिसर बनने की 0.02% है सिर्फ। कितनी है? 0.02%। और जिसमें अगर मैं कहूँ कि आप अगर इकोनॉमिक्स में थोड़े स्ट्रांग है, तो यहाँ आप अपना नाम देखेंगे। और अगर आप इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं ना, तो आप कहीं पर भी अपना नाम नहीं देखेंगे, इसी वाली भीड़ से ना बाहर हो चुके होंगे। आगे ना बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इस इकोनॉमिक्स की। तो प्रीलिम्स में हमने बात करी, प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में इसका एक पूरा टाइटल है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 3 में इसका पूरे क्वेश्चंस आते हैं। हम पूरी बात करेंगे, पूरा सिलेबस आराम से देखेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसमें से, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, ठीक है। आपकी कोई और योजना चल रही है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा रियल लाइफ में आप इन सभी चीजों को क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर बनते हैं, या फिर कहीं पे वर्क भी करते हैं, या फिर इन जनरल लाइफ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स और आपकी इंडियन इकोनॉमी मेजरली। बजट रिलीज हुआ कहीं पे, ठीक है, कोई योजना आई, कोई नए आपके डॉक्यूमेंट्स आए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको उसको समझना जरूरी है। बजट में आपका बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी आई, आप अगर उसी में कंफ्यूज हो गए तो आगे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे देखोगे? यही यहाँ पे फर्क आ जाता है इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बच्चे का। अब सारी बात घूम फिर के एक चीज पे आती है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भाई ऐसा क्या पढ़ ले फिर हम? देखिए, इसके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स में से थोड़े थोड़े पोर्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इस पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर उसके बाद हमें इसको करंट अफेयर्स, मतलब करंट जो चीजें अभी चल रही है उन सभी से लिंक करना है। कैसे करना है वो सारी अभी हम साइट्स वगैरह सब देखेंगे। उसके बाद
हम लोगों को इसकी रेगुलर रिविजन्स भी लेती ही रहनी है। आपने क्या करा, बेसिक्स क्लियर किए, आपने रेगुलर जो योजनाएं चल रही है, जो भी आपका रीसेंट चीज़ें चल रही हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, अगर आपका कहीं और कोई मार्केट्स में नई चीज़ एक हुई है या फिर बैंक्स में नए रिफॉर्म्स आए हैं, वो सभी चीज़ें आपको लिंक अप करके चलनी है बस इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा इसके लिए। बेसिक जो है ना आपका इकोनॉमिक के कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, और कैसे क्लियर होंगे आगे इसकी भी बात करेंगे। इसको क्लियर होने का मतलब है, जिससे मैंने बात करी कि मनी और बैंकिंग की, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब लोग ना इसी पे रिलाय हो जाते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए उसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, बजट, आपके बैंकिंग, इन सबको छोड़कर भी अदर पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। पर मेजरली देखा गया है कि बच्चे बोलते हैं कि बैंक और बैंकिंग और मनी वगैरह आपने कर लिया है, बैंकिंग रिफॉर्म्स और ये सब, इसके अलावा आपने बजट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया है, तो इकोनॉमिक समाप्त हो गई। देखिए इसमें समाप्त नहीं होगी, काफी सारी अदर चीजें भी हैं जो आपको ध्यान देनी होती है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। बीच में एक बार पूछ लिया गया था आपसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में आपका डिफरेंस क्या है, और यही सारी चीजें मैटर कर जाती है। आपकी बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। अब बात आती है, बेसिक्स तो हो जाएंगे, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी आपको, माइक्रो, मैक्रो, एनसीईआरटी की ही फॉलो करिएगा, सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये तीन ही बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और किसकी, एनसीईआरटी की ही आपको फॉलो करनी है। अब अगर मैं बात करूं इंडियन सिस्टम की, ये इंडियन सिस्टम क्या है ये कोई समझा देना तो यहीं से लाइफ आपकी आधी सॉल्व हो जाए। आपकी रियल मिनिस्ट्रीज या फिर जो आप इससे अगर कोई चीज देख रहे हो, कोई भी प्रेस रिलीज हुई है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा है, मतलब कि ऐसे मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे गए, अब यहाँ पे कोई भी चीज नई आ रही है, ठीक है, उसको आप देखोगे, जैसे बैंकिंग में देखा, बैंकिंग का कोई लॉ नया आया है, रूरल एरियाज का, रूरल बैंक्स का कोई लॉ नया आया है, या फिर यहाँ पे कोई पेंशन के रिफॉर्म्स नए आए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई और चीज नई इंक्लूड हुई है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई और चीज नई ऐड हुई है, ये सारी चीजें इस तरीके से देखी जाती है, ठीक है। और ग्रीवियांसेस में इसको कैसे हम लोग ग्रीवियांस को हैंडल करते हैं, अब इसी की तरह हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सेम तरीके से आप लोग देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर देखेंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से आपके इंडिया और WTO के बीच में अग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस भी आते हैं, वो बॉक्सेस भी देखेंगे, इसी में अंदर आएंगे आपके, ग्रीन बॉक्स आता है, अंबर बॉक्स आता है आपका, ठीक है, और ब्लू बॉक्स आता है आपका, ये सारे इसी के अंदर आएंगे आपके, और यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। बच्चों को यही पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूं मैं यहाँ पे, यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप जैसे ही यहाँ पे रेट्स पे जाओगे ना, आपको ये सारे रेट्स पता चलेंगे कि भाई ये रेट्स का मतलब क्या है, इसमें अभी रेट एवरेज ये चल क्या रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको ये सारे रेट्स पता चलेंगे, इनकी रेगुलेटरी एंड रेगुलेटेड एंटिटीज पता चलेंगी, आरबीआई की सब्सिडीज पता चलेंगे, सब्सिडरी कंपनीज जो होती है, मतलब कि एक होती है आपकी मेन कंपनी, उसके बाद होती है सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है, पेरेंट कंपनी, पेरेंट के बाद बच्चे जितने भी होते हैं उसके। पब्लिकेशन से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और कौन कौन से डाटा यहाँ पे रिलीज हुए हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। आरबीआई के अंदर इसके अगर आप पूरे के पूरे होम पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी पूरी, अभी फिलहाल ये इंग्लिश हिंदी में करके आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री दी होगी आपकी, वो हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, ठीक है, यहाँ पे डाटा आता है, वो डाटा आपको पढ़ना होता है। इसके बाद सबसे मेन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये क्या है, गवर्नमेंट की साइट है, ऑथेंटिक सोर्स है सबसे बड़ा, और यहीं से ना आपके सारे जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह है वो यहीं से चीजें उठाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आके बता दे कि आज पूरे दिन में या फिर एक दिन पहले उसने क्या किया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कैसे करेंगे, प्रेस रिलीज को आपने क्लिक किया, ठीक है,
यहाँ पे आपको डेट डालनी है, यहाँ पे आपको मंथ डालना है, और उसके बाद आपको पूरी प्रेस रिलीज जितनी भी आपकी आज पूरे आपकी इकोनॉमी में, मतलब आपके कंट्री में जितने भी इवेंट्स हुए होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात कही हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई चीज़ रिलीज की हो, चाहे कोई चीज़ का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया हो, एक्सपोर्ट घट गया हो, ट्रेड में, कॉमर्स में, आपकी एग्रीकल्चर में, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये था आपका इंडियन सिस्टम जो आपको इस तरीके से चेक करना है, मिनिस्ट्रीज वगैरह से चेक करना है आपको, ठीक है। अब आती है बात एक्स्ट्रा में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपका वो कौन सी है, वो आपका है बजट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजट की जितनी हाइलाइट्स हैं, बजट का जितना भी आपका एक पैटर्न चल रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उस पैटर्न को देखना। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, वैसे इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको कंसाइज वे में पढ़ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं, मतलब कि आपकी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, वो सारी स्कीम्स, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है, सेंटर कितना स्पॉन्सर कर रही है, ये सभी का पैटर्न देखना। ये सभी कहाँ आएगा, इकोनॉमी में आता है। ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमी में आएगी, और इस तरीके से आपको फॉलो करना है, आपका एक पार्ट नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे आप। ये सब तो आपने बता दिया मैम, अब ये बताओ इसको कवर कैसे करेंगे, इतना ज्यादा हैवी कैसे हो पाएगा। ये हैवी नहीं है, बहुत छोटे वे में बताई हुई चीजें हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा इन चीजों को। अगर आप चाहते हो कि आप खुद से देखना चाहो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, कम से कम 10 साल के PYQs कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, ठीक है। PYQs करने के बाद आपको जब कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल है, जैसे हम आरंभ पे फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, उसको आप देखिए। इंडियन इकोनॉमी में सारी चीजें आपके लिए खुद इसमें शॉर्ट नोट बना के पढ़ाऊंगी, आप इसको रेगुलर ज्वाइन कीजिए, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। खुद से शॉर्ट नोट बनाइए, देखिए पूरी एक अच्छी खासी हैवी आपकी बुक पढ़ना या कॉपी से आपने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, पेपर्स अप्रोच जब करते हैं तब पॉसिबल ही नहीं होता है, तो करना कि आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। कैसे बनेंगे, पूरे एक हफ्ते में जैसे ही आपने पढ़ाई की उसके बाद आप रिवीजन करके आप उसको मॉक दो, उसका मॉक टेस्ट दो। जैसे ही मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको पता चलेगा आपकी कहाँ पे खामियां है, कौन सी चीज आपको याद नहीं हुई है, उसकी एक्टिव रिकॉल करना सीखो और उसको ही शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। ये नोट्स वगैरह काफी हेल्प करते हैं। इसके बाद एक न्यूज़पेपर तो आप अपना बांध लो कि आपको ये न्यूज़पेपर तो 110% पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, चाहे आप कोई सा भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, जो भी आपकी प्रेफरेंस रहे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है ना वो सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए, आपको सारी चीजें इसमें पता चल जाती है। अब बात आती है ये सब पढ़ के रिविजन्स किस तरीके से करनी है। आपको रिविजन्स के लिए सबसे पहले तो जो आपने हर 3 दिन के गैप के बाद आपको रिवीजन ही लेनी है। ये नहीं कि नया सब्जेक्ट उठा लिया, क्योंकि नए सब्जेक्ट को उठाना बहुत आसान है, पर पुराने चीज को पढ़कर रिवाइज करना सबसे हार्ड टास्क है यूपीएससी का। आपको करना क्या है, हर 3 दिन के गैप के बाद ना आपको पूरा 1 दिन देना है पूरी रिविजन्स के लिए। उसके बाद जाके आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी चीजें आएंगी आपको उसको उसी दिन रिवाइज करना है, फिर जाके नए कंसेप्ट को यहां पे 5th डे पे आपको नए कंसेप्ट को तब पढ़ना है, न्यू कंसेप्ट्स। अगेन जैसे ही सैटरडे संडे अप्रोच करेगा, ये पूरे के पूरे कंबाइन करके आप इस पूरे को कंबाइन करके फिर से रिवीजन लगाओगे। और लास्ट में जो मंथ एंड होता है ना, जैसे कंपनीज में होता है मंथ एंड हो रहा है, ऐसे ही अपना मंथ एंड कैसे करना है, आपको अपना मंथ एंड करना है कि भाई जितना 1 महीने में रिवाइज पढ़ा है ना, उन सभी को रिवाइज करोगे। क्या करोगे, उन सभी की अच्छी एक डिटेल रिवीजन लोगे। ये होती है अप्रोच, इस तरीके से यूपीएससी में पढ़ा जाता है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे 16 घंटे पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे 20 घंटे पढ़ते हैं। जी 20 घंटे आप लोग नहीं पढ़ते, वो आपको पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। आपको यहाँ पे मॉक्स लगाने, रिविजन्स करनी है, ये सब नई चीजें पढ़ना तो बहुत सरल हो जाता है, रिविजन्स करने में टाइम जाता है, ठीक है। यहां से ही टाइम बनता है, और ये जरूरी नहीं है हर किसी बच्चे का सेम हो। अगर आप लोग 6 घंटे में भी अपनी चीजें कंप्लीट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग यही चीज में ज्यादा टाइम दे रहे हो, मान लो अगर आप लोगों का इसमें समय लग रहा है 12 घंटे,
तो भी कोई बात नहीं, ये भी अच्छा टाइम पीरियड है। शुरुआत में इतना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक रूटीन बन जाएगा। ये सब था आपका एक इकोनॉमिक्स का पूरा ओवरव्यू। अगर आपके सिलेबस की बात करें, हम डिटेल में सिलेबस को एक अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।